बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या। और ये हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा। ठीक है। आयनन ऊर्जा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक दो लाइन की चीज़ है आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में चर्चा कर लें कि डी ब्लॉक तत्वों की आयनिक त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। ठीक है। अब आते हैं आयनन ऊर्जा पर। तो डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक तत्वों से यानी क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक होता है, लेकिन पी ब्लॉक तत्वों से, आपको मालूम है पी ब्लॉक तत्व कौन है? हाँ, जिसमें बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली हैं, अक्रिय गैसें हैं, तो उनको कहेंगे हम पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होगा, लेकिन पी ब्लॉक तत्वों से कम होता है। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके आयनन ऊर्जा के बारे में, उनको आप समझें कि डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान जो अभी आपने बताया था, डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान इनकी परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जा पहले 5 तत्वों तक बढ़ती है क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन इसके बाद जब परमाणु त्रिज्या का घटना बंद हो जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या स्थिर हो जाती है, तब इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ना रुक जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा स्थिर हो जाती है। ठीक है। फिर डी ब्लॉक के जो अंतिम तत्व हैं, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनकी आयरन ऊर्जा आवर्त में अपने डी ब्लॉक में सबसे कम होती है क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे अधिक होती है। इतना समझ में आ गया? तो डी ब्लॉक तत्वों की आयरन ऊर्जा हमने यहाँ बताई। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव अथवा मानक अपचयन विभव। कि डी ब्लॉक तत्वों में जिन तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, किनका होता है? जिंक का है, एफई का है, सीआर है, एमएन है, निकिल है, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात ई0 के मान काफ़ी ऋणात्मक होते हैं। इसी कारण इन धातुओं को विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। इतना समझ में आ गया? ऐसी धातुएं जिनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है, वो अम्लों से अथवा जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो इनमें कुछ धातुएं को अभी हमने बताया है जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होते हैं, उन्हें ही विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। लेकिन कुछ डी ब्लॉक की धातुएं ऐसी भी हैं जिनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, जैसे Cu, Ag, Au, Pt, Hg। इनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ये भी अधिक होगा, धनात्मक होगा। इसी कारण इन धातुओं को विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा जाता है। ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखी जाती है, बनाई गई है, जिसमें धातुओं को इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तो जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा वो नीचे हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? Cu, Ag, Au, Pt, Hg आदि धातुएं हैं, और ये अधिक इलेक्ट्रोड विभव या हम कहें इनकी आयनन ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। तो ये धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ये किस पे निर्भर है? आयनन ऊर्जा पे निर्भर है। अगर आयनन ऊर्जा कम है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कम होगा, अगर आयनन ऊर्जा अधिक है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होगा। ठीक है। अब आते हैं क्रियाशीलता पर। तो तत्वों की क्रियाशीलता आयनन ऊर्जा पर अधिक निर्भर है। तो हम कहेंगे क्या? डी ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता एस ब्लॉक तत्वों से बहुत कम है, लेकिन पी ब्लॉक तत्वों से कुछ अधिक होती है। ठीक है।
तो कुछ डी ब्लॉक के तत्व तो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, ये लगभग अक्रिय बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, इनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है, इसलिए ये अक्रिय बने रहते हैं। और इसी अक्रियता के कारण इन्हें उत्कृष्ट धातु, नोबल मेटल भी कहते हैं। कुछ डी ब्लॉक तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जैसे आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण मालूम होंगे, लोहा है, जिंक है। इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है, इतने अधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता समझ में आ गया, ये आयनन ऊर्जा पे निर्भर है। जिसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता कम होगी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि परिवर्ती संयोजकता, कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं, क्योंकि इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते ही हैं, साथ ही साथ बाहर से भीतर वाली कक्षा के डी इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। अर्थात इनमें NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 डी इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेता है। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं वही परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। जैसे जो परिवर्ती संयोजकता प्रकट नहीं करेगा वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो इसमें जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि यह परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रकट करता। समझ में आ गया? अब यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। Fe आयरन, ये +2 और +3, Cu +1 +2, ये इस प्रकार की परिवर्ती संयोजकता प्रकट कर रहा है। समझ में आ गया? अब आते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो 3D श्रेणी का हम उदाहरण लेते हैं कि 3D श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। उनमें प्रथम 5 तत्व ही इस सूत्र का पालन करेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र है ये जाने। NS इलेक्ट्रॉन तथा NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ से स्टार्ट होगी ये आप समझें, NS इलेक्ट्रॉनों से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? ये ऑक्सीकरण संख्या केवल प्रथम 5 तत्व ही इस नियम का पालन करते हैं, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे पहले 5 तत्व है स्कैंडियम, दिख रहा होगा आपको स्कैंडियम, इसमें 4s2 3d1 विन्यास है। तो 4s तो NS इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो +2 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएंगे, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन, इनका टोटल हो जाएगा 2 और 1 3। तो इसकी स्कैंडियम की जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 और +3 है। ऐसे टाइटेनियम में देखेंगे 4s2 3d2 हुआ, तो NS इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, और NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल हो गई 4। तो इस प्रकार से इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 तक, अर्थात +2 +3 +4। इतना समझ में आ गया? अगर हम Mn को देखें, मैग्नीज 4s2 3d5 विन्यास होता है, तो इसकी प्रारंभ कहाँ से हुई, NS इलेक्ट्रॉनों से। NS इलेक्ट्रॉन कितने हैं, +2, और NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 2 7। तो +2 से +7 तक की इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती है। तो इसमें जितने भी नंबर्स आ जाए, +2 +3 +4 +5 +6 +7, इतना समझ में आ गया? तो Mn के बाद के जो 5 तत्व हैं, जिसमें Fe है, CO है, Ni है, Cu है, Zn है, वो शेष 5 तत्व इस प्रकार के किसी भी नियम का पालन नहीं करते और इनकी प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर मानी जाती है। देखो हमने यहाँ लिखा भी है कि Fe 26, CO 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, इन सब की बाहरी कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था इन सब की 2-2 हो गई। लेकिन कॉपर में बाहरी कक्षा में 1 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो प्रमुख है वो 1 ही हो गई। इतना समझ में आ गया?
अब आते हैं जो इसका डी ब्लॉक तत्वों का सबसे प्रमुख गुण है, वो है रंगीन आयन का निर्माण। तो जितने भी डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किंतु जैसे कुछ डी ब्लॉक तत्वों के आयन में डी उपकोष या तो पूरी तरीके से खाली हो गया हो, यानी D0 विन्यास हो, अथवा ऐसे डी ब्लॉक तत्व जिनमें D10 हो गया हो, यानी पूर्ण भरा डी उपकोष हो, वे रंगीन आयन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कौन नहीं बनाएगा? जिनके विन्यास D10 हो अथवा D0 हो, वो रंगीन आयन नहीं बनाते हैं। रंगीन आयन केवल वही बनाते हैं जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे Zn+2 इसका विन्यास है 3D10, Cd+2 इसका विन्यास है 4D10, Hg+2 इसका विन्यास है 5D10। तो ये सब रंगहीन आयन बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसका स्पष्टीकरण है कि रंग का कारण क्या है। कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें लिगेंड के प्रभाव के कारण डी उपकोष दो भिन्न भिन्न ऊर्जा के डी कक्षकों में टूट जाता है। देखो हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाया है, ये डी उपकोष के 5 कक्षक हैं, ये दो अलग अलग ऊर्जा स्तर वाले डी उपकोषों में बट गए। एक है जिसमें T2G कहा गया, जिसमें 3 कक्षक हैं, इसकी ऊर्जा सामान्यतः डी कक्षक से कम है, और जो दो शेष कक्षक बचे उन्हें कहेंगे EG, इनकी ऊर्जा जो डी कक्षक सामान्य थे उनसे अधिक थी। तो ये दो प्रकार के यहाँ समूह बन गए, ये भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले समूह हैं। तो क्या हुआ कि लिगेंड के प्रभाव के कारण डी उपकोष दो भिन्न ऊर्जा के डी कक्षकों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं डी विपाटन, यानी टूटना। इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा वाला समूह EG, जिसमें 2 डी कक्षक होते हैं, और कम ऊर्जा वाला समूह T2G कक्षक, जिसमें 3 डी कक्षक होते हैं, ये बनते हैं। इनकी ऊर्जा का अंतर अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है। इसी कारण ये दोनों समूह भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिससे उनका पूरक रंग दिखाई देता है। अब समझ में आ गया रंग का कारण क्या है? फिर से एक बार बता दें कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन उत्पन्न करेंगे क्योंकि इनमें लिगेंड माने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाले समूह, उन्हें कहेंगे लिगेंड। क्योंकि इनमें लिगेंड के प्रभाव के कारण डी उपकोष दो भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों के समूहों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहेंगे डी विपाटन। और इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा वाला समूह, जिसे कहेंगे EG, जिसमें 2 डी कक्षक होते हैं वो, तथा कम ऊर्जा वाला समूह उसे कहेंगे T2G, इसमें 3 डी कक्षक होते हैं, बनते हैं। इनकी ऊर्जा का अंतर अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है, और इसी कारण ये दोनों समूह भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को छोड़ते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं, जिससे उनका पूरक रंग दिखाई देता है। अब क्लियर हो गया? अब सभी लोग आप लोग लिखेंगे।